नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। मंगलवार का दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खास रहा क्योंकि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई और बुधवार का दिन कांग्रेस के लिए खास रहा क्योंकि बीजेपी के जब जेपी पटेल कमल को छोड़कर हाथ थाम रहे हैं और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नए नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। कल जहां एक और जहां सोरेन परिवार को छोड़कर सीता सोरेन जो है वो मोदी के परिवार में शामिल हो गई, वहीं आज जेपी पटेल मोदी का परिवार छोड़कर राहुल गांधी के परिवार में शामिल हो गए हैं। जब तक चुनाव मतदान शुरू नहीं हो जाता है, ये कहना मुश्किल है। हम और आप भी नहीं कह सकते कि कौन सा नेता कब तक किस पार्टी में है, किस दल में है, किस विचारधारा में है और कब वो बदल जाएगा। इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि जेपी पटेल चूंकि अब आ चुके हैं कांग्रेस में, तो इसका क्या असर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बहुत उत्साहित है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि उनके आने से कांग्रेस मजबूत होगी। तो किस मोर्चे पर मजबूत होगी, या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से ठीक पहले जेपी पटेल के इस कदम से क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय रंजन हैं और तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। ये तो है कि अभी जब तक चुनाव खत्म नहीं होता, किसी भी दल के लिए बताना और शायद उस नेता के लिए बताना मुश्किल है कि किस विचारधारा में वो। जेपी पटेल आ गए, कांग्रेस उत्साहित है। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के लिए अभी तत्कालिक क्या लाभ होने जा रहा है चुनाव में। देखिए, तात्कालिक लाभ तो इतना तो स्पष्ट है कि जेपी पटेल के तौर पे उनको एक महतो लीडर, खास करके अगर आप पूरे महागठबंधन की जो सरकार चल रही है और जो एक नाराज़गी महतो बिरादरी के बीच में दिखी, खास करके जयराम महतो का जो आंदोलन है उनका, हेमंत सोरेन जब तक सरकार चला रहे थे तब तक खास करके जिस तरीके से युवा सड़कों पे था और लगातार जयराम महतो जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, तो खास करके जो एक युवा वर्ग है महतो बिरादरी के भीतर, जिसकी बहुत बड़ी आबादी है, जो तय करता है झारखंड में कि कौन जीतेगा, किसकी सरकार रहेगी। तो एक तो जेपी पटेल के तौर पे एक चेहरा तो ज़रूर मिला है, लेकिन ये कह देना कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, अभी हम लोग इस चर्चा में नहीं दावा कर सकते हैं। वो जनता को तय करना है। और आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मंगलवार का दिन बीजेपी के लिए रहा और आज का दिन यानी कि बुधवार का दिन जो है कांग्रेस के लिए रहा, कल क्या होगा, गुरुवार को क्या होगा, कल क्या गैप होगा, या फिर कल भी कोई एक नया जो बम है वो फूटेगा। क्योंकि देखिए, ये जितने भी नेता हैं वो सारे लोग देश हित के नाम पर फैसला लेते हैं और अचानक से जो है पार्टी बदल ले रहे हैं। पार्टियों के साथ जब वो दूसरे दलों में जा रहे हैं तो उनकी जो वैचारिक सोच है वो भी बदल जाती है। लेकिन उनको ये हिम्मत कहाँ से मिल पाता है? उनको ये हिम्मत जनता से मिलती है, क्योंकि जनता जो है पहले से बैठी है इस आस में कि उनको कोई नेता आएगा, उद्धार करेगा और वो ताली बजाएगी, और यही होते रहा है। तो नेता डरते नहीं हैं कि उनको पार्टी बदलने में कोई संकोच जैसा कुछ होता नहीं है। ये जयप्रकाश पटेल जो बीजेपी छोड़ करके गए हैं, पहले जेएमएम में थे, जेएमएम छोड़ करके ये 2019 के चुनाव में जब रघुवर दास के चेहरे पे बीजेपी चुनाव में थी, विधानसभा के चुनाव में, उसके पहले जो है ये बीजेपी गए और बाकायदा इनको बहुत तवज्जो भी दिया गया पार्टी के भीतर। एक वक्त आपको याद होगा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे भी इनकी नाम की चर्चा थी और लगातार जो है इनको कई दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां जो है दी गई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद सचेतक भी शायद इनको सचेतक बनाया गया जब अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष। बिल्कुल। तो बीजेपी भी, चूँकि बीजेपी भी एक महतो लीडर की तलाश में थी और चूँकि जिस विरासत को आगे लेकर के जा रहे हैं राजनीति में, स्वर्गीय टेकलाल महतो जिनका बड़ा नाम है, बड़ा कद है, अब भी उनके नाम से जो है उनके जो समर्थक हैं वो काफ़ी फैसले लेने में जो है इन सारी चीज़ों को जो है वो देखते हैं। तो एक चीज़ तो था कि बीजेपी के भीतर भी जो है इनको काफ़ी मान सम्मान मिला। भले ही वो आज ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जो स्वर्गीय टेकलाल महतो का जो विचार है, जो विज़न था, वो इनको नहीं दिखा बीजेपी में। हम इसके बावजूद ये वहाँ पे 4-4.5 साल के आसपास रहे और अभी जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मतलब एक घोषणा तो हो ही गया है, भले ही मई में यहाँ चुनाव होना है, तो अभी तो एक राहत वाली बात जो आप बोल रहे हैं सूरज, वो राहत ये है कि कांग्रेस पार्टी को एक कैंडिडेट हजारीबाग में एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे
जो ये बीजेपी की तरफ से जो ये 14 का 14 सीट जीतने का जो दावा किया जा रहा है, हालांकि अभी इंडिया अलायंस की तरफ से सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें हैं वो ये तय है कि अब जबकि जेपी पटेल आ गए हैं तो जेपी पटेल ही कैंडिडेट होंगे हजारीबाग से। और ये बहुत दिलचस्प एक बात है कि जब 2011 का उपचुनाव हो रहा था, टेकलाल महतो के निधन के बाद जब जेपी पटेल चुनाव लड़ रहे थे, मांडू का उपचुनाव हो रहा था, उस समय भी मनीष जायसवाल जो है जेपी पटेल के सामने जो है थे। और मनीष जायसवाल से जेपी पटेल का ये जो सामना होने जा रहा है ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये दूसरा मौका होगा जब मनीष जायसवाल और जेपी पटेल आमने सामने होंगे। 2011 के उपचुनाव में मनीष जायसवाल जेबीएम के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे मांडू से। और ये पूरा जो आप सीट देखेंगे अगर मांडू का, जहाँ से विधायक बन करके आते हैं, पिछले दफ़ा बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ करके आए और जीते भी, अपने ही भाई को जो है तकरीबन 2200-2300 वोट से जो है इन्होंने हराया था। और वो जो सीट अगर आप देखेंगे मांडू का, तो वो मतलब 8 बार से ज़्यादा संभवतः जो है 8 बार के आसपास इनके पिताजी किसी भी दल से ये लोग रहे हों, हाँ, मतलब ये जेएमएम से भी और बीजेपी से भी, वो तीन बार तो खुद जेपी पटेल ही जो है उस सीट पे अब तक जीत चुके हैं। 2011 का उपचुनाव, फिर 14 का चुनाव जो जेएमएम के टिकट पे ही जीते, और 19 का जो चुनाव हुआ वो बीजेपी के सीट से चुनाव लड़े। कई जगह कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जब 2019 में लाया गया उनको बीजेपी में, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का मकसद ये था कि जो महतो वोट है और खासतौर पर टेकलाल महतो की जो विरासत है वो पार्टी के साथ हो जाए। और जेपी पटेल को ये उम्मीद थी कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, जो अमर बावरी को बनाया गया। हालांकि इन्हें सचेतक का पद मिला, शायद लोकसभा को लेकर भी उनकी उम्मीदें रही होंगी कि कहीं से टिकट दिया, और अभी जो भी बदल रहा है पाला, उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा यही रही। तो ये क्या दो बड़े कारण थे उनकी असंतुष्टि का, और उनको इंडिया की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से एश्योरेंस मिला कि हम आपको चुनाव लड़वा रहे हैं, क्योंकि हजारीबाग में उनके पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था। नहीं, आप जो ये बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नेता महत्वाकांक्षा के कारण ही जो है वो अपना दल बदलता है, जब किसी को लगता है कि जिस दल में वो है और उसको उसके हिसाब से उतना तवज्जो नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, अगर वो समझता है कि उसके साथ न्यायपूर्ण तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही है, तभी जो है वो दूसरे दलों में जाता है। लेकिन आप देखिए कि आप पूरा का पूरा बीजेपी से सीधे कांग्रेस में आ रहे हैं जी। कल तक आपको मोदी जी अच्छे लग रहे थे, आज मोदी जी अच्छे नहीं लगेंगे। कल तक जिनको मोदी जी अच्छे नहीं लग रहे थे वो आज मोदी जी उनको अच्छे लगने लगे हैं। तो आप देखिए कि वैचारिक दृढ़ता जो है वो अब ना के बराबर दिखाई दे रही है, चाहे कोई भी दल हो। हालांकि चूंकि बीजेपी का रेशियो अभी कम है, उसके नेता इधर से उधर वो कम जा रहे हैं, चूंकि सबसे मजबूत पार्टी है, और जो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है और जो प्रेजेंट किया जा रहा है, ना केवल बीजेपी की तरफ से बल्कि अगर तमाम जो मेन स्ट्रीम की मीडिया कही जाती है कथित तौर पे, चाहे वो टीवी की बात हो या फिर अखबार की बात हो, तो वहाँ पे तो यही पेश किया जा रहा है कि वो जो 400 सीट का जो नारा दिया गया है वो उसके आसपास जो है बीजेपी नहीं रहने वाली है, बल्कि 400 का पार हो जाए, 400 से कम तो नहीं होना है। तो ये एक डर भी होगा बीजेपी के नेताओं में, तो इसलिए वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जेपी पटेल का मोदी के परिवार से निकल करके राहुल गांधी के परिवार में चला जाना, ये थोड़ा सा एक चौंकाने वाली बात है। क्योंकि हम लोग जब जर्नलिज्म की पढ़ाई पढ़ रहे थे सूरज, तो एक बहुत साधारण सा मतलब एक लॉजिक दिया जाता था कि न्यूज सेंस क्या है, न्यूज है क्या। तो बोला जाता था कि अगर कुत्ता आदमी को काट ले तो ये कोई खबर नहीं है, ये आम सी बात है। आदमी अगर कुत्ता को काट ले तो ये खबर है। तो मतलब आप देखिए कि मोदी जी के पार्टी में अगर बीजेपी में लोग जा रहे हैं तो आज के डेट में कोई खबर तो है नहीं। क्योंकि ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लोग जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ मोदी जी की निगरानी में, उनकी छत्र छाया में अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतेंगे, बहुत तरीके का कवच मिलेगा। लेकिन अगर कोई बीजेपी से छोड़ करके मोदी जी का जो भरोसा है, मोदी जी का जो परिवार है, उससे अगर निकल करके अगर कोई कांग्रेस में चला जाए,
तो एक खबर तो है, मतलब कि देखिए कि जेपी पटेल वहाँ से निकल करके आए हैं। अब हालांकि इनको आप जो बोल रहे हैं कि एश्योरेंस तो दिया ही गया है, और एश्योरेंस यही है कि आपको लोकसभा का टिकट मिलेगा। और आप देखिए कि ये पूरा जो हजारीबाग का जो लोकसभा का जो सीट है, 2004 में आखिरी बार जो है भुवनेश्वर मेहता सीपीआई के टिकट पे, हालांकि उस समय बाकी के जो आज जो इंडिया अलायंस में जो दल देख रहे हैं उसमें से कई सारे ऐसे दल थे, कांग्रेस और बाकी जो उनके साथ मिल करके चुनाव लड़े थे, उनको सपोर्ट किए थे। तो भुवनेश्वर मेहता जो है 2004 में जीते थे। आपको याद होगा कि साइनिंग इंडिया का जब पूरा नारा लग रहा था अटल जी के दौर में, और अटल जी के ही नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा जा रहा था बीजेपी के तरफ से, तो उस समय जो है यशवंत सिन्हा जो विदेश मंत्री रह चुके थे वो चुनाव लड़ रहे थे हजारीबाग से, और उनको भुवनेश्वर मेहता ने हराया था। तो आप भुवनेश्वर मेहता के बाद जो है अब तक कोई इस जो कोयरी कुर्मी बिरादरी है, जो महतो बिरादरी है, वहाँ से कोई दूसरा जो है इस बिरादरी से जीत करके नहीं आया है। और जेपी पटेल जो है एक तुरुप का इक्का न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकते हैं, बल्कि इस समाज के लिए भी, जो खास करके आज के दौर में अगर आप हालिया 1-2 साल का जो समय झारखंड का जिस तरीके का है, और जो बेचैनी महतो समाज के भीतर में देखने को मिल रही है कि एक अलग नेतृत्व ढूंढा जा रहा है। जयराम महतो उसको लीड कर रहे हैं, खास करके युवाओं को जिस तरीके से युवा उनके पीछे दौड़ पड़ा है, और ना केवल युवा बल्कि अब जो है महिलाएं भी दिखती हैं और युवतियां भी दिख रही हैं उस भीड़ में। तो वो कितना जो है ये पूरा जो वेव है वो कितना कारगर हो पाता है। हालांकि जो खबर है, इसी चर्चा को एक सवाल के साथ मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में जिस तरीके से एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग को लेकर महतो समाज लगातार सड़क पर उतरता रहा, अपनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर होता रहा, जनजातीय मामलों के मंत्री रहे, झारखंड से सांसद हैं, और वो उम्मीद बार बार जब एक महासम्मेलन भी हुआ तो वहाँ पर भी बार बार कहा गया कि हमें ये उम्मीद या एश्योरेंस था कि वो हम हमारी मांग या हमारे पक्ष को वहाँ रखेंगे, वो नहीं हो पाया और चुनाव आ गया है। तो क्या वो मांग नहीं माना जाना या उस बारे में सकारात्मक तरीके से कोई चर्चा नहीं होना, और दूसरी तरफ जो जिस तरीके से वो बेचैनी दिख रही है, एक नया नेतृत्व उठ रहा है, क्या कांग्रेस को ये लग रहा होगा या ये सोच रही है कि जो चीज़ें हुई नहीं, और अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री थे, झारखंड से ही थे, यहीं पे सबसे ज़्यादा मांग उठी, तो क्या उनको ये उम्मीद रही होगी कि जेपी पटेल अगर आ जाते हैं और हजारीबाग एक हॉट सीट है तो जो महतो समुदाय के एक बड़ा आबादी जो है उनकी तरफ लामबंद हो जाएगा चुनाव में? देखिए, ये चूंकि आपका जो सवाल है और इससे पहले जो मैं आपको जवाब दे रहा था उसी से जुड़ी हुई ये बातें हैं। मैं जो ये बोल रहा हूँ कि महतो बिरादरी में खास करके जो यूथ है और जो महिलाएं हैं जो भीड़ में आपको दिख जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उनके घर वालों का उसमें हामी नहीं होगी कि लोग जो है युवतियाँ और महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं। युवा का अगर आप ये भी मान लें कि ठीक है कि वो लोग उन रैलियों में चले जा रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं और युवतियाँ जो जा रही हैं तो घर वालों की तो सहमति रहती होगी इस तरीके की रैलियों में जाने के लिए, भीड़ में जाने के लिए। तो आप इसको ऐसे देखिए कि महतो जाति के भीतर एक द्वंद्व तो चल रहा है। हालांकि नो डाउट कि सुदेश महतो आज के भी डेट में अगर झारखंड में ओवरऑल देखा जाए तो महतो जाति का अगर सबसे बड़ा लीडर के तौर पे कोई है, जो बड़ा चेहरा है, वो सुदेश महतो है, जो अपनी पार्टी के साथ जो है लीड कर रहे हैं। लेकिन एनडीए में उनकी जो ताकत है वो भी महतो जाति के लोगों को मालूम है, और उनकी ताकत गिरिडीह एक सीट पे जो है सिमटा दिया जाता है लोकसभा चुनाव में। पिछले विधानसभा चुनाव में बाकायदा उनको उनके हिसाब से जो सीटें मांगी जा रही थी नहीं मिला, तो गठबंधन नहीं हो पाया एनडीए से, बीजेपी से। हालांकि ये भी तय है कि एक बार कुछ अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर समय जो है वो अकेले ही वो चुनाव लड़े हैं। तो अभी देखिए कि ये लोग ढूंढ तो रहे हैं कि इनको नेता कौन मिले, और हजारीबाग जो क्षेत्र है वहाँ तकरीबन 5 से 6 लाख वोटर जो है वो इस बिरादरी से आता है, तो एक बड़ा चंक है वहाँ पे। अब देखने वाली बात ये होगी, और ये काफ़ी दिलचस्प भी होगा कि ये जो जयराम महतो का जो आंदोलन है और इन इलाकों में काफ़ी प्रभावी तरीके से आंदोलन रहा है,
चूँकि जयराम महतो के जो साथी हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, जयराम महतो के बाद अगर आप किन्हीं को आप देखेंगे जो बोलने में काफ़ी माहिर व्यक्ति है, जो अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल भी है और जिसको लोग सुन रहा है जयराम महतो के साथ साथ, तो वो संजय मेहता हैं जी। हजारीबाग से वो तय कर दिए गए हैं कि संजय मेहता चुनाव लड़ेंगे। तो संजय मेहता चुनाव लड़ेंगे तो ये जो मॉब की जिसकी बात हो रही है, जो बेचैनी की बात हो रही है, वो किस तरफ जाता है? वो क्या जेपी पटेल के साथ चला जाता है? क्योंकि देश का जो हमारा नेचर है, पूरे देश भर में अगर आप चुनावी राजनीति की अगर आप बात करेंगे और वो सारी जो पीछे जो अब तक हुआ है अगर उसको देख पाएंगे सूरज, तो उसमें यही लगेगा कि मौजूदा दौर में अब एकदम दो तरीके से बात हो रही है। एक ये अगर मोदी जी को ही अगर हम लोग एग्जाम्पल दे लें, चूँकि सबसे लोकप्रिय चेहरा है तो उनको ही हम लोग बार बार याद करते हैं कि दो तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। या तो आप मोदी जी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं या तो मोदी जी को जिताने के लिए वोट कर रहे हैं। तो इस लड़ाई में क्या संजय मेहता पीछे छूट जाएंगे और जेपी पटेल ही चेहरा बन पाएंगे महतो बिरादरी के बीच? तो ये सब देखने वाली बात होगी और वो चुनाव के दौरान देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी लीड तो जरूर कर रही है कैंडिडेट के तौर पे, चूँकि सीता सोरेन को लेकर के दुमका से चर्चा जरूर है कि दुमका से वो उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं, लेकिन दुमका से ऑलरेडी सुनील सोरेन जो पहले अब तक अभी भी जो सांसद हैं वहाँ से, उनका नाम का ऐलान हो चुका है। लेकिन कई बार बीजेपी ने बदलाव किया है, दूसरे प्रदेशों में बदलाव हो भी रहा है, तो हो सकता है ये, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि बदलाव नहीं हो। कल ही हम लोगों ने इस खबर को भी चलाया, तो अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया और अलायंस और एनडीए जो है एक एक विधायकों के साथ अभी बराबरी पे चल रहा है। अब कल देखिए, परसों देखिए, जब तक कि एक जरूरी सवाल मैं आखिरी में लेना चाहूँगा चर्चा के कि जब जेपी पटेल शामिल हो गए कांग्रेस में, तो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के दीपक प्रकाश, उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा बीजेपी कैडर आधारित पार्टी है, एक विधायक के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो मीडिया में दिया गया बयान है, लेकिन जिस तरीके से हजारीबाग का इतिहास आपने अभी बताया कि वहाँ पर आखिरी बार जीते, उसके बाद से एनडीए का ही प्रभाव रहा है उनके प्रत्याशी लोकसभा। लेकिन ये भी सही है कि कांग्रेस पार्टी का जो है पिछले तकरीबन, अगर मैं सही हूं तो 40 साल से अब तक जो है हजारीबाग से कोई कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से जो है लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाया है। तो क्या अभी जिस तरह परिस्थितियां बदली है, अभी जेएमएम साथ में है, माले साथ में है, आरजेडी साथ में है, तो कुछ भी हो सकता है जी। तो वही मैं वही उस पर रैपअप करना चाह रहा था कि जितना कह रहे हैं दीपक प्रकाश, क्या उतने भर की बात है या थोड़ा सा बीजेपी अब इस बारे में सोचने को विवश हुई होगी कि जिस हजारीबाग पर वो लीड मानकर चल रहे थे प्रत्याशी के ऐलान के बाद, क्योंकि हजारीबाग विधानसभा का पहले वो सदर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे मनीष जायसवाल, और अब लोकसभा लड़ने वाले थे और पुराना इतिहास भी उनके साथ है, तो अब बीजेपी क्या थोड़ा सा सोच रही होगी कि ये चीज़ें तो हमने सोची नहीं थी? नहीं, दीपक प्रकाश क्या बयान देते हैं, वो चूँकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको उनके संगठन के बारे में ज़्यादा जानकारी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में अगर इंडिविजुअल कोई दल के बारे में बातचीत करेंगे तो वो आगे है। अब इंडिया अलायंस के तरफ, इंडिया अलायंस की मजबूती क्या है? उसकी मजबूती ये है कि तीन चार पार्टियां जो है उसके साथ है, और जो समीकरण दिख रहे हैं खास करके जो हजारीबाग को लेकर के अगर देख लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो बयान है वो सांगठनिक बयान के तौर पे मैं देखता हूं। अभी कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सीता सोरेन को लेकर के भी इसी तरीके का बयान आया, जो बयान आज दीपक प्रकाश ने दिया है या फिर किसी और जो लोग दे रहे हैं अपने अपने हिस्से का बयान। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी सोच नहीं रही होगी। आप देखिए, इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि हजारीबाग का जो लोकसभा सीट है उसमें कितने विधानसभा हैं? 5 विधानसभा संभवतः हैं। एक हजारीबाग है, बरही है, रामगढ़ है, 3 हो गया, मांडू चौथा विधानसभा हो गया, और एक और जो विधानसभा है हजारीबाग, बरही, मांडू, रामगढ़ और बड़का गांव जी। तो आप देखिए कि 5 विधानसभा में अगर इसमें विधायकों की स्थिति अगर देखी जाए तो रामगढ़ में आछू का विधायक है जो एनडीए का हिस्सा है, हजारीबाग खुद मनीष जायसवाल हैं, 2 हो गया। तीसरा जो मांडू जेपी पटेल थे बीजेपी का, लेकिन वो अब इंडिया अलायंस में आ गए। बरही से उमा शंकर अकेला हैं।
तो बड़का गांव अंबा प्रसाद हैं, तो 2 और 2 4 ये लोग, अगर मैं और जेपी पटेल, तो ये 3 विधानसभा जो है आज के डेट में जेपी पटेल को जोड़ दिया जाए तो इंडिया अलायंस में है। तो इस तरीके से आप देखिए कि समीकरण ऐसा भी नहीं है कि हजारीबाग सीट पे जो कल तक ये दिख रहा था कि हजारीबाग से कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, जेपी पटेल के आ जाने से मामला वहाँ काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। मनीष जायसवाल की जो मुश्किलें हैं वो आसान मतलब मुश्किलें बढ़ेंगी, मतलब रास्ता आसान नहीं होने जा रहा है। आप देखिए कि वहाँ पे जो जातिगत जो समीकरण है वो भारी पड़ सकता है। और ऑलरेडी जयंत सिन्हा का जो टिकट कटा है, यशवंत सिन्हा अपने हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा भले ही पार्टी में नहीं है, चूँकि वो राष्ट्रपति के जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसके बाद तो कोई दल में वो शामिल नहीं हुए, लेकिन ये जग जाहिर है कि वो कांग्रेस पार्टी को जो है बैकिंग करेंगे। और इवन अब जेपी पटेल के शामिल होने से पहले तक यशवंत सिन्हा का नाम चल रहा था कि यशवंत सिन्हा वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, अंबा प्रसाद का नाम चल रहा था। तो काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। चूँकि अभी इंडिया अलायंस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा कि कौन, जब तक कि 14 सीट पे झारखंड में इंडिया अलायंस और एनडीए की तरफ से जो है ये ऐलान नहीं हो जाए। और जो परिस्थितियां हैं, अब तो नाम का ऐलान के बाद भी जो है यह दावा नहीं किया जा सकता है कि वही आदमी जो है नामांकन भरेगा, वही आदमी चुनाव लड़ेगा। तो थोड़ा देखिए जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा तो और ये जो मुकाबला है वो रोमांचक होता हुआ दिखाई देगा। तो निश्चित तौर पर जो जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे नामांकन दाखिल होने लगेंगे, तब जो चुनाव है और दिलचस्प होता जाएगा। और अभी तक भी ये तय नहीं है कि जो यहाँ तक ये तो तय नहीं है कि कौन सा नेता कौन से दल में जा रहा है। दूसरी बात ये भी तय नहीं है कि जिसको उम्मीदवार घोषित किया गया है क्या वही चुनाव लड़ेगा या उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।